हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर में जो आने वाली 35 नंबर की जीएस है उसके बारे में। तो जैसा कि उसमें जीएस में हमारे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इसके अलावा हमारा इकोनॉमिक्स हो गई और ज्योग्राफी होगी। तो ये चार सब्जेक्ट जो हैं, इन चार सब्जेक्टों में से 35 नंबर का हमको उसमें देखने को मिलेगा। तो उसी 35 नंबर में जो आने वाला है उसके विषय में हम यहाँ पर आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सामने भारतीय राज्य व्यवस्था जो है इससे शुरुआत कर रहे हैं। तो आज ये भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक है, जिसमें संविधान का विकास या निर्माण प्रक्रिया जो शुरुआत होती है, तो उससे हम इस टॉपिक को ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद से हम अन्य सब्जेक्ट करेंगे, यानी चारों सब्जेक्ट यहाँ पर करा जाएगा। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे संविधान के विकास के बारे में, तो सबसे पहले इसको अगर आप देखते हैं तो 1773 से लेकर 1950 तक का जो हमारा संविधान का कई सारे अधिनियम उसमें आते हैं। तो उसी अधिनियमों को हम लेते हैं इसके विकास या निर्माण प्रक्रिया में। तो उसमें जैसे कि आप यहाँ पे एक इंडेक्स बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इसमें कई सारे काम करे जाते हैं, वो हमने आगे डिस्क्राइब करा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, और दूसरे नंबर पर हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर 1813 में चार्टर एक्ट आता है, फिर 1833 में फिर चार्टर एक्ट आता है, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसके अलावा 1861 वाला भारत शासन अधिनियम हो गया, फिर 1892 वाला हो गया, फिर 1909 वाला मार्लियामेंटो एक्ट हो गया, 1919 वाला मॉन्टेस्क्यू जेम्स कोड हो गया। इसके अलावा 1935 वाला भारत शासन अधिनियम हो गया। इसके अलावा 1947 वाला हमारा स्वतंत्रता अधिनियम हो गया। तो इसके बाद से हमारा संविधान भी बन के तैयार हो जाता है। तो इन्हीं अधिनियमों को हम यहाँ पे एक एक करके सबको समझेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि इस अधिनियम यानी जो 1773 का अधिनियम था, इससे इसके आने से पहले क्या हुआ था कि 1757 में हमारी प्लासी की लड़ाई होती है। इसके अलावा फिर 1764 में हमारा बक्सर का युद्ध होता है। तो उसके बाद से जहाँ हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, उसके हाथ में भारत की जो यहाँ पे से एक प्रकार से सत्ता को हस्तांतरण का शुरुआत वहाँ से माना जाता है 1764 के बाद से। तो उसके बाद से जब यहाँ पे अंग्रेजों के हाथ में सत्ता चली जाती है, तो वो सबसे पहले इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं। तो इसका नाम देते हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट। और उस वक्त रेगुलेटिंग एक्ट में जो जब ये लेके आए, तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड का पीएम था, यानी उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो लॉर्ड नॉर्थ जो थे वहाँ पे क्या थे, पीएम थे। तो इस एक्ट में मेन मेन जो बातें हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्योंकि जब बंगाल में इन्होंने पहले गवर्नर रखना शुरू करा 1764 में, जब बक्सर की लड़ाई होती है, तो उसके बाद से इन्होंने क्या करा कि जो बंगाल का गवर्नर उन्होंने 1764 में बनाया था, इस गवर्नर को इन्होंने क्या वहाँ का क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहना शुरू कर दिया। उसका नाम को गवर्नर से जनरल लगा दिया इसके पीछे। तो इस एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर को ये गवर्नर जनरल कहने लग गए। और सबसे पहला जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो गवर्नर था वहाँ का बंगाल का प्रथम, उसका नाम क्लाइव था। क्लाइव को ये पहला गवर्नर बनाते हैं बंगाल का। और जो गवर्नर जनरल बनने वाला पहला जो वहाँ का बंगाल का वो था, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमारा क्लाइव जो है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। तो इस एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम होता है कि 1774 में कलकत्ता में इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, और इस जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना, उसका प्रथम जो चीफ जस्टिस इन्होंने बनाया, उसका नाम था एलिजा इम्प्रे। तो एलिजा इम्प्रे को इन्होंने क्या बना दिया, वहाँ का सीजी बना दिया, यानी चीफ जस्टिस बना दिया। और इस कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था, इसमें इन्होंने 1+3 यानी एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस हो जाएगा, और 3 अन्य इसके उसमें सदस्य हो जाएंगे। यानी ये 4 सदस्यीय क्या था, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 4 सदस्यों के रूप में इसकी स्थापना करी। और कब करी, 1774 में। तो ये इस अधिनियम से इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया। तो ये दो फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो दूसरा हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट। यानी पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में लेके आते हैं, और उस टाइम पे जो वहाँ का पीएम था विलियम पिट्स। तो विलियम पिट्स के नाम से ही इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए 1784 में। और 1784 में जब इस एक्ट को लेके आते हैं, तो इस एक्ट के मतलब खास बातें क्या थी, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, जो भारत में ब्रिटिश इंडिया से वहाँ से मतलब वो आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उसमें क्या होता था कि वो लोग एक प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी पे इन्होंने उस कंपनी का इन्होंने काम को क्या कर दिया, पृथक कर दिया।
तो यहाँ पे इन्होंने जो वहाँ की इंग्लैंड की सरकार थी उसने मतलब उस प्राइवेट कंपनी में अपना हस्तक्षेप शुरू करा और इसमें वो इसके कार्यों को 2 भागों में इन्होंने पृथक कर दिया। सबसे पहले इसका राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया और इसके अलावा एक व्यापारिक कार्यों में इसको विभाजित कर दिया। तो 2 कार्यों में इसको विभाजित करा। राजनीतिक कार्य को इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दिया और जो व्यापारिक कार्य थे उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में दे दिया। इन्होंने 2 मतलब यहाँ पे एक प्रकार से वो बना दिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक कार्य देखता था, और जो व्यापारिक कार्य देखता था उसका नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम दे दिया। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो BOC और BOD यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इनकी स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा होती है? तो इसके स्थापना होती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से होती है। तो दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उस टाइम पे वहाँ के PM कौन थे? तो वहाँ का PM था विलियम पिट्स, उसका नाम था विलियम पिट्स। इसी के नाम से इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट ये लेके आते हैं 1784 में। और नोट यहाँ पे जो एक नोट लिखा हुआ है, तो इस नोट में देखिए कि जो BOC एंड BOD, यानी BOC का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और BOD का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इन्होंने समाप्त करा बाद में 1858 में। तो उसके बाद से 1858 में जब BOC और BOD को समाप्त किया तो ये फिर एक्ट लेके आते हैं, मतलब उसके बाद से ये लेके आते हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लेके आते हैं, यानी भारत शासन अधिनियम के नाम से फिर ये एक्ट को लेके आते हैं, क्योंकि उसके बाद से जो पूर्ण रूप से सत्ता जो हमारी भारत की थी वो जो ब्रिटिश महारानी थी उसके हाथों में चली गई थी। इसीलिए इन्होंने फिर भारत शासन अधिनियम के नाम से यहाँ पे एक्ट लाना शुरू किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये बन जाएगा कि BOD और BOC को कब समाप्ति करते हैं? तो समाप्त करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। अगला जो हमारा वो आता है एक्ट आता है वो आता है 1813 का एक्ट। तो इसका नाम है चार्टर एक्ट, इसको बोला जाता है। 1813 में इसको लेके आते हैं और पहली बार इन्होंने क्या किया, इस 1813 के एक्ट के द्वारा जो हमारे भारतीय लोगों के लिए शिक्षा पर इन्होंने 1 लाख रुपए खर्च करने की बात करी इस एक्ट के द्वारा। तो 1813 में इस एक्ट के द्वारा इन्होंने शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात करी गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात करी गई शिक्षा पे? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्होंने ये बात करी। और दूसरा, इस एक्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया, जो चीन से चाय का व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने क्या करा कि चीन से चाय के अलावा व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए गए। किसके? EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के। मतलब ये केवल चाय का व्यापार कर सकते हैं चाइना से, और इसके अलावा कोई भी व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने इसको समाप्त कर दिया, केवल चाय को छोड़कर केवल चाय का व्यापार करेंगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है चीज, इसके अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगी। तो इसको समाप्त कर दिया इन्होंने, चाय को छोड़कर अन्य व्यापारिक संबंधी चाइना के साथ इन्होंने समाप्त कर दिया इस एक्ट के द्वारा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर हुई, जो भारत में ईसाई मिशनरी जो थे वो लोगों ने क्या करना शुरू किया, धर्म प्रचार शुरू करने की अनुमति दे दी इन ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे भारत में। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम हुए थे इस 1813 जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा। तो ये यहाँ पे आप अगले वाला एक्ट देखेंगे हम, जो हमारा 1833 वाला चार्टर एक्ट है। अगला एक्ट आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश ने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी जो पहले क्या था कि सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको आप इन्होंने इस एक्ट को लेके आए 1833 वाला चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कर दिया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उस टाइम पे, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया और पूरी पावर दे दी गई इसके हाथ में। और अगला काम इन्होंने क्या किया, जो मतलब जो पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना उस टाइम पे, वो था विलियम बेंटिक। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या है बताइए। तो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल बना वो बना विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक को संपूर्ण भारत का वो बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके हाथों में संपूर्ण भारत की जो राजनीतिक शक्ति थी वो इसके हाथों में दे दी गई। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया जो 1813 के एक्ट में इन्होंने किया था कि जो व्यापारिक जो एकाधिकार था उसका EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने 1813 में चीन से केवल चाय का व्यापार छोड़ा था और सभी जो इसके अधिकार थे वो समाप्त कर दिए थे। अब इन्होंने इस 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। पूर्ण रूप से इन्होंने इसका व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। और अगला काम इन्होंने किया कि विधि आयोग की स्थापना कर दी गई।
यानी इन्होंने इस 1833 के एक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, जो विधि आयोग था उसका इन्होंने स्थापना कर दी और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, मैकाले को बनाया गया। जैसे कि इसको हम पढ़ते ही हैं, ये लॉर्ड मैकाले, ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। और इस मैकाले को इन्होंने इस विधि आयोग का क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया गया। क्योंकि जो उस टाइम पर भारत में प्राच्य और हमारा जो हमारा भारतीय और प्राच्य जो एजुकेशन था उसका क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। इस विवाद को ही समाप्त करने वाला कौन था, ये मैकाले था। इसने कहा कि जो इसने एक फेमस स्टेटमेंट उस टाइम पे दिया था, इसने कहा था कि जो हमारा यूरोप है, इस यूरोप के मुकाबले में भारत के जो संपूर्ण जो ज्ञान है या साहित्य है, इसके अलावा जो भी यहाँ पे भारत में शिक्षा से संबंधित वो है, वो हमारे यूरोप का एकमात्र एक लाइब्रेरी के बराबर है। तो इसने एक बड़ा व्यंग किया था हमारी भारतीय शिक्षा में। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया गया, इस विधि आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया इस मैकाले को। और दूसरा यहाँ पे एक 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया गया, जो हमारे भारत में चली आ रही थी दास प्रथा, इस दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया इनके द्वारा। तो इस दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई इस 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। और पूर्ण रूप से इस दास प्रथा का जो उन्मूलन होता है, वो दास प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन 1843 में ये एलन बरो ने करा, ये 1843 में। यानी दास प्रथा को समाप्त तो 1833 में कर दिया गया, लेकिन संपूर्ण रूप से ये समाप्त नहीं हुई थी। उसके बाद से जब 1843 में एलन बरो आता है, ये इसको पूर्ण रूप से इसका उन्मूलन कर देता है इस दास प्रथा का। तो इस 1833 के चार्टर एक्ट से ये महत्वपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, अगर ये प्रश्न आता है तो वो आता है विलियम बेंटिक को। तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है। और कौन से एक्ट के द्वारा बनता है, ये बनता है 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसके अंतर्गत इसको भारत का क्या बनाया जाता है, गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इससे पहले इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन अब इसको क्या कहा जाने लगा कि बंगाल के ही गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इस एक्ट के माध्यम से। अगला एक्ट ये लेके आते हैं 1853 वाला चार्टर एक्ट आता है 1853 का। और इसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया, जो सिविल सेवा थी, यानी सिविल सेवा में इन्होंने खुली प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम होता है इनके द्वारा। जो सिविल सेवा है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, खुली प्रतियोगिता की शुरुआत करी। कोई भी उसमें क्या कर सकता, प्रतिभाग कर सकता था। तो ये एक अच्छा काम किया गया इनके द्वारा कि सिविल सेवा में इन्होंने खुली प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी गई। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो चार्टर एक्ट चले आ रहे थे, तो चार्टर एक्ट को इन्होंने 1857 की जब क्रांति होती है, 1857 की जो क्रांति होती है भारत में, बहुत बड़ा रूप से अंग्रेजों का विरोध किया जाता है यहाँ पे। तो इस चार्टर एक्ट को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ये अंतिम चार्टर एक्ट है जो 1853 का है। इसके बाद से जो भी एक्ट आएंगे वो भारत के नाम से आएंगे, भारत शासन अधिनियम के नाम से लेके आते हैं। क्योंकि 1857 में क्या हो गई थी, यहाँ पे क्रांति हो गई थी। और इस क्रांति में अंग्रेजों का भारतीयों ने खूब जमकर विरोध किया और काफ़ी हिंसा भी हुई इस क्रांति में। और इसी को देखकर अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया, तो जिसके कारण इन्होंने इस चार्टर एक्ट को समाप्त करा। और EIC यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो शासन था, इसको पूर्ण रूप से इन्होंने समाप्त कर दिया। क्योंकि इससे पहले ये EIC जो थी एक प्राइवेट कंपनी थी वहाँ की, कहाँ की, जो इंग्लैंड था वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी थी। क्योंकि थोड़ा पहले जब ये शुरुआत में आए थे तो पूर्ण रूप से EIC ही यहाँ पे रूल कर रही थी। क्योंकि जो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई होती है, इसके अलावा 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, तो उसके दौरान ये क्या करते हैं, ये पूर्ण रूप से इन्हीं के हाथ में सत्ता उस टाइम पर चल रही थी, ये EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। धीरे धीरे क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो वहाँ पे सत्ता थी, ब्रिटिश सत्ता, इसमें हस्तक्षेप शुरू करती है अपना। तो हस्तक्षेप शुरू करते करते थोड़े बहुत अधिकार इनके कम करे इन्होंने पहले। बाद में 1858 तक आने तक इन्होंने इसको जो शासन जो था इसको पूर्ण रूप से इसमें समाप्त कर दिया गया इस 1857 की क्रांति के बाद से। अगला आता है जो हमारा 1858 या 1858, क्योंकि 1773 से लेकर 1853 तक के जो अधिनियम आ रहे थे, वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके नहीं थे। क्योंकि उसमें थोड़ा आधे पहले तो EIC के चल रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके अलावा बाद में इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो उसमें फिर आधा उनका प्रतिभाग था और आधा उनका प्रतिभाग था। लेकिन जो 1857 की क्रांति होती है, भारत में इतना बड़ा विद्रोह हो जाता है इनके खिलाफ, तो तब वहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि अब यही मौका है जो जब हम भारत को एक हमारा जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो रूल करेगी। तो तब ये क्या लेके आते हैं, अधिनियम लेके आते हैं जब 1857 की क्रांति के बाद से। क्योंकि जो 1857 की क्रांति है, इसको दबा दिया गया इनके द्वारा। तो तब ये एक भारत शासन अधिनियम नाम से क्या लेके आते हैं, एक एक्ट लेके आते हैं। इस भारत शासन अधिनियम को इन्होंने 1858 में लेके आते हैं।
अब पहले इसको ही ये क्या बोल रहे थे, चार्टर एक्ट बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे चार्टर एक्ट बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब ये भारत शासन अधिनियम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे से क्या हो गया, इस EIC का रूल खत्म हो गया और पूर्ण रूप से जो भारत का शासन था वो किसके हाथों में चला गया, जो ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया, उसके हाथ में इन्होंने यहाँ की संपूर्ण सत्ता को दे दिया गया, उसको हस्तांतरित कर दिया गया एक प्रकार से इस 1858 की जो ये अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो कैनिंग है, कैनिंग क्या करता है, इलाहाबाद घोषणा पत्र सुनाता है यहाँ पे, इसके द्वारा इस इलाहाबाद घोषणा पत्र को यहाँ पे सुनाया जाता है। इसी कैनिंग को इन्होंने फिर क्या करा, यहाँ पे भारत का वाइसराय भी बना दिया गया। EIC का जो शासन था यहाँ पे, EIC का शासन इसको क्राउन के हाथों में चला गया यहाँ से, यानी क्राउन का मतलब है जो ब्रिटिश सत्ता थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये करा गया 1 नवंबर 1858 को। यहाँ का भारत का जो शासन था इसको किसके हाथों में दे दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया। तो कब दिया गया, 1 नवंबर 1858 को इसको संपूर्ण रूप से उसको सौंप दिया गया। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल यहाँ पर, भारत का गवर्नर जनरल बोल रहा था पहले, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर 1833 में आप देख सकते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको एक भारत का गवर्नर जनरल ये कहने लग गए थे, और विलियम बेंटिक को इन्होंने क्या बनाया था, भारत का गवर्नर जनरल बनाया था प्रथम। तो यही एक्ट में 1858 में क्या कर दिया गया, जो भारत का गवर्नर जनरल जिसको बोल रहे थे इसका नाम बदल दिया इन्होंने गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, वाइसराय इसका नाम कर दिया गया। अब ये इस 1858 जो भारत शासन अधिनियम आया, इसके अंतर्गत इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय इसका नाम कर दिया गया और नाम बदल दिया इसको वाइसराय बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। इसके अलावा जो प्रथम वाइसराय था भारत का, उसको कैनिंग को ही इन्होंने भारत का प्रथम क्या बनाया, वाइसराय बनाया। जो कैनिंग ने यहाँ पे क्या किया था, इलाहाबाद घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था इसने, तो इसी को इन्होंने क्या कर दिया, भारत का प्रथम वाइसराय बना दिया गया। और इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया, जो भारत परिषद का यहाँ पर गठन किया गया, भारत परिषद का गठन किया गया इनके द्वारा। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इस भारत परिषद के अंतर्गत इन्होंने भारत सचिव पद का इन्होंने यहाँ पे क्या किया, भारत सचिव पद का यहाँ पर गठन किया गया इनके द्वारा। तो भारत सचिव पद का यहाँ पर गठन किया गया, और इस भारत सचिव पद का जो गठन किया, इसके सहायता के लिए इन्होंने 15 सदस्य इसमें और नियुक्त किए गए इनके द्वारा इस भारत परिषद में। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि मुगल पद को यहाँ पे समाप्त कर दिया, जो मुगलों की यहाँ पे सत्ता चली आ रही थी, इसको 1858 के अधिनियम के द्वारा इन्होंने समाप्त कर दिया मुगल पद को। और जो इन्होंने पहले BOC और BOD यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 2 पद इन्होंने पहले गठन किए थे, जो इसको भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, इन दोनों पदों को। और इसके अलावा मुगल पद को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस 1858 के अधिनियम में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, नंबर 1 जो हमारा जो भारत का शासन था वो कब ब्रिटिश सत्ता को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुआ, उसकी डेट पूछी जा सकती है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए 1 नवंबर 1858 को इस चीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ का शासन को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। और दूसरा यहाँ पर जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर यहाँ पर वाइसराय कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा प्रथम वाइसराय कौन था, अगर ये पूछते हैं तो प्रथम वाइसराय कौन था भारत का, वो था कैनिंग। तो कैनिंग को यहाँ पर भारत का क्या बना दिया गया, प्रथम वाइसराय बना दिया गया। और भारत परिषद का यहाँ पर गठन होता है, और इस भारत परिषद में कितने 15 सदस्य थे। भारत सचिव यानी जो भारत सचिव पद का अध्यक्ष होता था, उसके सहायता के लिए क्या हो गया, 15 सदस्यीय एक उन्होंने सदस्य नियुक्त कर दिए गए उसमें। और मुगल पद समाप्त हो गया। इसके अलावा BOC और BOD को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो इस ये महत्वपूर्ण ये तथ्य थे इस अधिनियम से। अगला जो अधिनियम आएगा उसको हम देखेंगे इसके बाद से। थैंक यू।